है एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये है CDP प्रीमियर 3, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ज़रूरी है हमारे आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे कि KVS, NVS, DSSB या UP की शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे कि सुपर टेट। तो बिना समय लिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। मतलब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षाओं में भाषण देकर। सही विकल्प चुनिए। देखिए, कभी भी प्रश्न के उत्तर क्या सही होंगे ये हम प्रश्न पढ़कर तुरंत डिसाइड नहीं करेंगे, हम चारों विकल्पों को देखकर डिसाइड करेंगे। देखिए, पुरस्कार देकर एक सही विकल्प हो सकता है। सही मार्गदर्शन कराकर, अनुप्रेरित करने की बात कर रहा है, यानी कि मोटिवेट करने की बात कर रहा है, तो सही मार्गदर्शन शिक्षण अधिगम में सहायक होगा। लेकिन जब मोटिवेशन की ज़रूरत होती है बालक को, अगर बालक मोटिवेटेड नहीं है तो आप कितना भी अच्छा मार्गदर्शन करें, उसे उन चीज़ों का असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उदाहरण देना कहीं से मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये भी एक अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कक्षा में भाषण देना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक के बच्चों को आपका भाषण समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ सबसे अच्छा विकल्प है पुरस्कार देकर। अब पुरस्कार का मतलब यह नहीं होगा कि आप उन्हें पैसा दें, रुपया दें, मतलब कि उन्हें अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करें। जैसे कि आप देखते हैं विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, तो इन तरह की चीज़ों से उन्हें सम्मानित करें। तो इससे बालक क्या होगा कि पढ़ने के लिए बालक अभिप्रेरित होंगे। तो इसलिए विकल्प ए सबसे अच्छा है। इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता, आप शिक्षक हैं, कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे? चारों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, आप शिक्षक हैं, अगर कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो उसके साथ आप जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। क्यों? हमें चारों विकल्प देखने हैं। डांटना कहीं से भी यह सही तरीका नहीं है। अगर बच्चा आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसको परीक्षा में कम अंक दे देंगे, तो फिर आप कैसे शिक्षक हुए? उसकी उपेक्षा करेंगे, यानी कि उसे इग्नोर कर देंगे, उसके ओर ध्यान ही नहीं देंगे, तो गलत बात है। अगर बालक आपका सम्मान नहीं करता तो उसको किस तरह की समस्या है, उसके लिए उसके माता पिता अभिभावकों से बात करेंगे। तो विकल्प सी यहाँ सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है सत्तावादी स्तर, मतलब किसकी सत्ता है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? किसकी सत्ता नहीं कहेंगे, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? देखिए, विकल्प यहाँ सही होगा, विकल्प ए, शिक्षक केंद्रित। देखिए, हमारे शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए वो होगी बाल केंद्रित। तो यानी कि यहाँ पर माहौल होना चाहिए कैसा? प्रजातांत्रिक। अगर छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति है तो माहौल होगा प्रजातांत्रिक या प्रजावादी स्तर। लेकिन जब सत्तावादी स्तर हो जाता है, अर्थात शिक्षक केंद्रित यह प्रक्रिया हो जाती है जिसमें शिक्षक अपनी बातें मनवाता है, उसके लिए वह लड़कों को डांटे, छात्रों को डांटे, पीटे, मारे, तो ऐसा सत्तावादी स्तर होता है जो कि सही नहीं है। इसलिए हमारी मौजूदा शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित है, और यही सही भी है, जहां बालकों को अपने प्रश्न पूछने संबंधी अधिकार हो या फिर अपना स्वतंत्र व्यवहार करने का अधिकार हो। तो बाल केंद्रित जो है उसे प्रजातांत्रिक या प्रजावादी स्तर कहेंगे, और जो शिक्षक केंद्रित है उसे सत्तावादी स्तर कहेंगे या शिक्षक केंद्रित कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? चारों विकल्प आपके समक्ष हैं। देखिए, अगर सही देखें तो इन तीनों के द्वारा ही। एक अच्छा चरित्र के विकास के लिए आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका बर्ताव व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा होना चाहिए, और नैतिक गुण होने चाहिए, जैसे कि शिष्टाचार, बड़ों का आदर करना, लोगों की मदद करना, किसी से बदतमीजी से बात न करना। ये सारी चीज़ें एक अच्छे चरित्र के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो विकल्प डी यहाँ सही होगा, उपरोक्त सभी द्वारा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर का नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, चिंतनशील स्तर, स्मृति स्तर या समझ स्तर? बहुत सरल है। ऐसा कौन सा शिक्षण है जो लर्निंग प्रोसेस का लेवल नहीं है, या लर्निंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, या भाग नहीं है, या स्तर नहीं है? तो विकल्प ए यहाँ होगा, विभेदीकरण स्तर। क्यों? समझिए, पूछ रहा है नहीं है, चिंतनशील स्तर है, स्मृति स्तर भी है और समझ स्तर भी है। विभेदीकरण क्यों नहीं है? विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि बुद्धि या ज्ञान या फिर किसी तरह के गुण दोष के आधार पर आप बालकों को विभेदीकृत करते हैं या वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग बना देते हैं कि कमज़ोर बच्चों को अलग कक्षा में बैठा दो, तेज बच्चों को अलग शिक्षा दो, जो बालक थोड़े दिव्यांग हैं उन्हें अलग कर दो। तो हमारी मौजूदा शिक्षण पद्धति एकीकृत है, न कि विभेदीकृत है। कम बुद्धि, तीव्र बुद्धि, हर तरह के बालक को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देनी चाहिए, अन्यथा इनसे क्या होगा कि बालक हीन भावना के शिकार होंगे। तो यह गलत तरीका है। कभी भी बालकों को एकीकृत करके पढ़ाएंगे, न कि वर्गीकृत या विभेदीकृत करके। तो इसलिए यह शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है, यानी कि अगर विद्यार्थी है कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है, या वो संकोची स्वभाव का है, अंतर्मुखी स्वभाव का है, तो क्या करेंगे आप? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों का वह उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य के बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, यानी कि उसका मजाक उड़ने लगेगा। या फिर उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। चारों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करें। देखिए, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो होगा ही नहीं, वरना यहाँ तो ऐसा अगर करेंगे आप तो अधिगम प्रक्रिया होगी ही नहीं। जिन प्रश्नों के वह उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, तो ये सही बात नहीं है कि उसने 10 प्रश्न याद करने, 2 ही याद कर लिया, आपने पूछ लिया, तो इससे बालक का व्यवहार जो है बहिर्मुखी होगा, या फिर वह सही तरीके से व्यवहार करने लगेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये विकल्प बी भी गलत हो गया। अब यहाँ सी डी देखेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य के बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बनेगा। देखिए, ऐसा प्रश्न तो कभी कोई शिक्षक नहीं पूछता जो सिलेबस के बाहर हो, और जो कक्षा में पढ़ाए गए सिलेबस का क्वेश्चन है उसे ये कहना कि सामर्थ्य के बाहर है, कहीं से संबंधित नहीं होता। और अगर शिक्षक के तौर पे आप ऐसी चीज़ें पूछते हैं जिससे उसका मजाक बने, तो ये प्रक्रिया भी सही नहीं होगी। बालक और संकोच करेगा क्योंकि लोग उस पर हंसेंगे। तो विकल्प सी भी सही नहीं होगा, बचा विकल्प डी। तो यह एक सही तरीका है। कोई बालक संकोची स्वभाव का है, वो कक्षा में नहीं बोल रहा है, अंतर्मुखी चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन अगर कभी कभी वो उत्साहित होता है तब उससे प्रश्न पूछे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी जो भावनाएं वो जागृत होंगी, जिसे सामान्य भाषा में कहें तो धड़का खुलेगा, तो वो बोलना शुरू करेगा। तो केवल उससे तब प्रश्न पूछें जब उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो इससे बालक बहुत धीरे धीरे करके वह सामान्य धारा में जुड़ जाएगा। तो विकल्प डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निदेशात्मक? चारों विकल्प सामने हैं, जल्दी बताइए कौन सा विकल्प होगा। देखिए, प्रशासन करना मतलब सत्तावादी, तो सत्तावादी तो होना नहीं चाहिए। शिक्षाप्रद समझ में आता है, यह एक तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ बर्ताव की बात की जा रही है। हमेशा शिक्षक क्या शिक्षाप्रद ही बातें करेगा? सामान्य व्यवहार भी तो करना होगा। आदर्शवादी हो सकता है, लेकिन निदेशात्मक देख लेते हैं। तो निदेशात्मक मतलब आप आदेश दे रहे हैं, बस निर्देश दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को समझाने की प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की समस्या हो रही है तो उनका समाधान नहीं कर रहे हैं। तो विकल्प यहाँ सी होगा, आदर्शवादी। एक शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि बालक शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। शिक्षक वह पहला व्यक्ति है जिससे बालक अपने व्यवहारों का परिमार्जन करते हैं, जिनसे अपने व्यवहारों में नए तरह के व्यवहार बनाते हैं या उनसे सीखते हैं। तो आदर्शवादी व्यवहार होना चाहिए, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर,
शिक्षण के सामाजिक विकास के सिद्धांत पर। बहुत सरल प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होगी। सिंपल सी बात है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। देखिए, प्राथमिक कक्षा में शिक्षण विधि शारीरिक कार्यक्रम के सिद्धांत पर नहीं होगी। क्यों? देखिए, आप ऐसी शिक्षण विधि शिक्षण की खेल विधि ऐसी आयोजित करेंगे जिनसे बालक का शारीरिक विकास भी अच्छा हो, मानसिक विकास भी अच्छा हो। यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा खेल करते हैं जहां बालक गिनती या काउंटिंग सीखता है, एलिमिनेशन सीखता है, जैसे फॉर एग्जांपल कबड्डी की बात करें तो यहाँ शारीरिक विकास हो रहा है। लेकिन क्या उसके अगर मान लीजिए उसके टीम में 6 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर एलिमिनेट होते हैं, तो उसने काउंटिंग भी सीखी। कोई पजल हो गया, पजल में बालक ने अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ किया। अबेकस आप देखते हैं, उसमें काउंटिंग सीखता है। तो मनोरंजक तरीके से खेल विधि द्वारा भी बहुत से तरीके हैं। अब बालक की आयु, उम्र और उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप इसको डिसाइड करते हैं। तो विकल्प सी यहाँ सबसे अच्छा है। अच्छा, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन विकार है या व्यावहारिक विकार है? सिंपल सी बात है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है सभी तरह की शिक्षक भर्ती और सभी तरह के टेट परीक्षाओं में। यह एक पठन संबंधी विकार है। पठन संबंधी विकार है। इसमें बालक क्या है, शब्दों को उल्टा पढ़ता है या पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। जैसे कि वह 16 को 61 पढ़ देगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें, वह चीज़ों को उल्टा पढ़ता है। तो क्या होता है इससे कि आप बालक को इस तरह की समस्या है तो आप क्या करेंगे कि उसे प्रैक्टिस कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे उन डिजिट की, एक एक सिंगल डिजिट करके, तो बालक सीख जाएगा। गणितीय विकार डिस्कैलकुलिया में आते हैं। तो पठन संबंधी विकार विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। मतलब कि अगर जो बालक है जिन्हें विशेष रूप से ज़रूरत है, यानी कि वो अगर पिछड़े हैं या फिर वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है या किसी तरह से भी पिछड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? जिन्हें एक विशेष आवश्यकता है, उन्हें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देंगे। विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा शिक्षा देंगे। मतलब कि ऐसे विद्यालय में शिक्षा देंगे जहां इनके लिए विशेष रूप से सारी व्यवस्थाएं हो, जहां पे सारी विधियां हो। या फिर विशेष विद्यालयों, इनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक द्वारा, मतलब कि इनके लिए एक विशेष विद्यालय बनाएं और वहाँ इन्हीं को ट्रेन करने के लिए विशेष शिक्षक रखें। तो आप क्या करेंगे? चारों विकल्प आपके सामने हैं। देखिए, सबसे अच्छा विकल्प यहाँ है ए, आप उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देंगे। क्यों? क्योंकि इससे बालक अपने आप को मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, अन्यथा वो इस भावना का शिकार होंगे कि उनमें शारीरिक दुर्बलता या मानसिक दुर्बलता है। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ रहकर सीखने का अधिकार देना चाहिए और सामान्य बच्चे भी देख सके कि इस तरह के बालक कैसे सीख रहे हैं। उसके लिए शिक्षक को अन्य वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दोनों तरह के बच्चों में समायोजन बना रहे। तो विकल्प ए है, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, वर्ग विभेदीकृत नहीं करेंगे बालक को। तो विकल्प ए सही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के संबंध में सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको कोई नए कोर्सेज चाहिए उसके संबंध में सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे शाम को 4 बजे CDP के अगले सेक्शन में। धन्यवाद।